हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज तो इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री ऑल फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, क्लास 12th में जितने फार्मूले पढ़ने हम लोग को केमिस्ट्री चैप्टर में, सारे फार्मूले को इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, एक एक करके क्या क्या फार्मूला, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को भी याद कर लेते हैं तो अब एग्जाम में कोई भी सवाल आता है तो उससे बना सकते हैं, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे टर्म्स को भी याद कर सकते हैं, रिलेशन को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स समझना, टॉपिक को क्लियर करना, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो सीखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, अब मैं कम ही फार्मूला लिखा हूँ, अभी और बहुत सारा है। ठीक है, जितना स्पेस में था उतना लिखा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, नोटिस कर दूं, जो सब कुछ जाना चाहिए आपको, कि मैं यहाँ पर जो फार्मूले बता रहा हूँ ना, कोई एक चैप्टर से नहीं है, सारे चैप्टर से लिया गया। आपका सॉल्यूशन हो, आपका सरफेस में आपका क्या बोल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री हो, काइनेटिक जो क्या था, काइनेमेटिक्स था जो का है, बलगतिकी बोलते हैं उसको हम लोग, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, सारा चैप्टर से लिया गया है। बात समझ लीजिए। ठीक है, सारा चैप्टर से लिया गया और सभी को मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला चैप्टर से लिया सिर्फ पृष्ठीय रसायन हो गया बस, नहीं, ठोस अवस्था नहीं, सबसे लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या है फार्मूला। तो सबसे पहला तो फार्मूला में यहाँ पे संकुलन क्षमता का, कि संकुलन क्षमता का क्या फार्मूला होता है। हम लोग अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे कि आप लोग सवाल पढ़ते हुए एग्जामों में, HCC, BCC, ECC, FCC का संकुलन क्षमता इतना होता है, 74% होता है, 68% होता है। तो कैसे निकलता है, इसका फार्मूला होगा ना, तो फार्मूला को देखेंगे। तो इसका फार्मूला तो क्या होता है पता है, संकुलन क्षमता का तो फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है इसका। इसका तो फार्मूला होता है जालक में स्थित कण का आयतन बटा जालक का कुल आयतन गुना में 100, उससे संकुलन क्षमता निकल जाता है प्रतिशत में। कैसे मैं समझाऊं, देखिए मैं क्या फार्मूला बोला, जालक में कण का आयतन, आयतन में भी मतलब वॉल्यूम याद रखिएगा। अब बॉटम दोस्तों जालक का कुल आयतन, यह दोस्तों जालक या घन का कुल आयतन बोल सकते हैं, जालक का कुल आयतन। जालक में उपस्थित जो कण का आयतन को जोड़ देते हैं, सब देखो क्रिस्टलीय जालक में आता है, कोई कॉर्नर पे 4, कॉर्नर पे 6 रहता है ना, एक एक कोष्ठका के जो कण उपस्थित रहते हैं, तो उनको मैं पूरा आयतन को मैं जोड़ दूंगा। अब बाटा में पूरा जो घन रहेगा, क्रिस्टलीय जालक रहेगा, उसके मैं आयतन को कर दूंगा, भागा दे दूंगा, हमारा संकुलन क्षमता निकल जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में पूछेगा तो यहाँ पे 100 लगा दीजिएगा। अब ऐसे से पूछेगा तो इसमें ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। आप जब पहला चैप्टर में घुसिएगा ना, इस चैप्टर में सॉल्यूशन बिलियन में, तो वहां पे देखिएगा ना कि आपको एग्जाम में सवाल आता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए। है तो क्या निकलता है दोस्तों, ये तो क्या निकलता है ना, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा बटा बिलियन का द्रव्यमान, गुना में से 100 कर दीजिएगा, तो आपका प्रतिशत में द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों किसी भी बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलन से करते ना, व्यक्त करते ना, जस्ट लाइक ये से व्यक्त करने का ही मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ता है थर्ड नंबर, आयतन। आयतन तो आयतन भाई क्या होता है, जस्ट लाइक वही है, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत था, तो आपका आयतन प्रतिशत, तो क्या करेंगे, विलेय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन गुना में 100 कर देंगे, इस टर्म में हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, विलेय का आयतन। देखिए तो ये आपको दोस्तों जितने भी 12th के बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों, उन सबके लिए नहीं, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सब आप बुक में पढ़िएगा, वहां से फॉर्मूला को निकालिएगा। लेकिन दोस्तों हाँ, मैं भूल गया दोस्तों, यहाँ मैं इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री चैप्टर है उसके में मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, बटन में बिलियन का आयतन गुने में 100 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर तुम्हारा पीपीएम। पीपीएम भाई क्या होता है, तो पीपीएम दोस्तों होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में तो जानते होंगे, एक मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, इनका सिंबल 6 होता है। तो वही था पीपीएम भाई, यही व्यक्त करने का दोस्तों एक तरीका ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों पीपीएम में, देखिए मैं यहाँ पे देखूँ लिख देता हूँ बिलियन, सॉरी विलेय का मैं यहाँ पे तो द्रव्यमान लिख देता हूँ, विलेय का द्रव्यमान है दोस्तों भार लिख सकते हैं, बटा में बिलियन का भार है द्रव्यमान।
और गुना दोस्तों मैं 10/6 लिख दूंगा दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे जो बिलियन का जो सांद्रता आएगा ना वो दोस्तों पार्ट्स पर मिलियन में आएगा। क्या है? ppm में आएगा। इसी प्रकार दोस्तों एक होता है ppb, मतलब पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पे 10⁹ से गुना कर दीजिएगा ना 10⁹ से, तो आपका जो सांद्रता आएगा, कंसंट्रेशन आएगा सोल्यूशन का, वो आपका आ जाएगा पार्ट्स पर बिलियन में आ जाएगा। जैसे अभी इंजीनियरिंग में जाइएगा, आपको पढ़ना एक चैप्टर वाटर केमिस्ट्री, तो वहाँ पे हम लोग जैसे आपको जो आप देखते होंगे पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो आपको दिल देता है क्या जितना पोल्यूशन बढ़ गया, इतना ppm, इतना पोल्यूशन है ना, प्रदूषण इतना है वायु में, तो ये सब ppm में व्यक्त करते हैं। जल में कुछ अशुद्धियां रहता है ppm में व्यक्त करते हैं, तो ये था ppm। ppb भी बोल सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन भी रहता है। पांचवा मोलंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलंस बहुत सारा निकालना आपको यूज पड़ेगा, सोल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12 में बहुत सारे न्यूमेरिकल इसमें आता है एग्जाम में। तो मोलंस का फॉर्मूला तो क्या होता है ना, Na/Na+NB। देखिए मैं क्या फॉर्मूला लिखा हूं, Na+Na/NB। ये क्या फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये दोस्तों, Na मान लीजिए कोई घटक है, उसका निकालना है मुझे मोलंस, तो उसको ऊपर रख देंगे और उस बिलियन में जितना घटक रहेगा A B C D कुछ भी रहे उसको जोड़ देंगे तो आपका मोलंस आ जाएगा। ठीक है, मान लिया आपको किसी बिलियन में विलेय और विलायक है, आपको बोला है कि इस विलेय का मोलंस निकालो, तो विलेय का मोलंस ऊपर रख देंगे, अब बाटा में विलेय का मोलंस बटा विलायक का मोल, नहीं मोलंस नहीं, मोलों की संख्या। दोस्तों Na जो है ना वो मोलों की संख्या को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मोलों की संख्या को। मैं बोल दिया हूँ, समझे? मोलों की संख्या दर्शाता है Na। मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ, आप समझे कि क्या लिख दिए सब। Na क्या ना, मोलों की संख्या, ताकि आप कंफ्यूजन मत पाले। ठीक है, सब कुछ पाले, कंफ्यूजन मत पालिएगा, वो दिक्कत करेगा। अगला छठा मोलरता, मोलरिटी। तो मोलरिटी कैसे निकलता है पता है? फॉर्मूला क्या निकलता है? मोलरिटी क्या करता है? प्रति एकांक, ऐसे बोलिए, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। तो 1 लीटर यानी कि बटा में तो क्या रहेगा ना, बटा में रहेगा आपका बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन बटा में कितना, लीटर में ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लीटर। तो प्रति एकांक 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो मैं लिख देता हूँ विलेय की मोलों की संख्या। ये दोस्तों आपका हो गया मोलरता निकल गया। ठीक है, अगला होता है मोललता। तो मोललता क्या होता है? 1 केजी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। पता है दोस्तों मोलों की संख्या पता कैसे निकलता है? मोलों की संख्या पता कैसे निकलता है दोस्तों? ये निकलता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिया हुआ भार बटा में मोलर भार का रेशियो करते हैं तो मोलों की संख्या निकल जाता है। बात समझ आया? विलेय की मोलों की संख्या निकल जाएगा, विलेय का दिया हुआ भार बटा विलेय का मोलर भार। जब नहीं दिया रहेगा मोलों की संख्या तब मोलरता उससे निकाल सकते हैं। 8वां तो तुम्हारा है प्रासरण दाब, सॉरी बाष्प दाब। तो बाष्प दाब दोस्तों निकालने का फॉर्मूला होता है, 2 नियम हम लोग को पढ़ना है सोल्यूशन चैप्टर में। एक रोल्ट का नियम पढ़ना है और एक हम लोग को पढ़ना है हेनरी का नियम। तो हेनरी साहब जो क्या बताया ना, बोले कि जो किसी बिलियन का जो बाष्प दाब होता है ना वो मोल अंश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोले? किसी बिलियन का जो बाष्प दाब होता है उस बिलियन के मोल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। यानी कि बाष्प दाब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH इंटू में एक्स। बात सुई कि केज भाई क्या है, मैं यहाँ पे ले देता हूँ केज दोस्तों जो है ना ये हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक मतलब कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और दोस्तों यहाँ पे जो एक्स है ये क्या आपका मोल अंश है। अब दिक्कत आया कोई नहीं ना, इससे आपको एग्जाम में सवाल दे देगा, बोलेगा ना कि बाष्प दाब निकालो, तो बात कैसे निकलेगा? मोल अंश में हेनरी कांस्टेंट आपको दे देगा, हेनरी कांस्टेंट सारे गैसों के लिए दिया हुआ रहेगा, अब मोल अंश आपको निकालना पड़ेगा। ये बना दीजिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कभी कभी एग्जाम में पता क्या बोला, बोल देता ना कि बाष्प दाब और मोल अंश में रिलेशन बताओ, तो ये हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि बाष्प दाब और मोल अंश में रिलेशन किस नियम के द्वारा प्राप्त होता है? हेनरी के नियम द्वारा। तो बना सकते हैं। 9 नंबर तो तुम्हारा फॉर्मूला विलेयता का, विलेयता सॉल्बिलिटी का। तो विलेयता का फॉर्मूला तो क्या होता है? विलेय की मात्रा बटा विलाय की मात्रा इंटू में 100। क्या होता है फ्रेंड्स? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा में क्या होता है? विलाय की मात्रा, बटा में क्या होता है? विलाय की मात्रा
इंटू में 100, जब 100 से गुना कर जाए आपका क्या आ जाएगा, बिलेटा आ जाएगा, सॉल्बिलिटी आ जाएगा। 10 नंबर तो हमारा है रॉल्ट का नियम। तो रॉल्ट का नियम भाई क्या कहता है, तो रॉल्ट के नियम से मतलब बांसुदाब में निकालते ही है, शुद्ध विलायक का बांसुदाब वगैरह वगैरह। तो रॉल्ट का नियम भाई क्या कहता है, रॉल्ट का नियम तो क्या कहता है ना, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तो जो नियम तो है ना, राउल्ट का नियम जस्ट लाइक हेनरी के नियम से ही इक्विवेलेंट है, बट रीजन दैट कि जो राउल्ट का नियम में क्या होता है ना, कुछ का यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कांस्टेंट ना आके यहाँ पे शुद्ध विलायक का बांस दबा जाता है। क्या समझे बात को, यहाँ पे कांस्टेंट केच ना आके राउल्ट ला में आपका शुद्ध विलायक का बांस दबा जाता है। जैसे पी नॉट ए का मतलब समझे क्या है, ये क्या है, शुद्ध विलायक का बांस दाब है, किसका है, एक घटक का, और एक से क्या है, उसका मोल अंश है। उसी पर से पी नॉट बी क्या है, बी का शुद्ध विलायक का बांस दाब है, और एक्स भी क्या, बी का मोल अंश है। तो गुना करके 3 रहे 4 रहे, जितना विलेय में जुड़ा हुआ रहेगा ना सबको जोड़ देंगे, तो मान ले ए विलेय है और बी विलायक है, तो हमारा पूरा बिलियन का मोल अंश बांस दाब आ जाएगा। ठीक है, बांस दाब यानी पी टोटल। आगे 11वां नंबर है परासरण दाब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैं 12th का एग्जाम दिया था फ्रेंड्स, मैं अपने जमाने में मैं दे रहा था, उस वक्त मैंने इस साल मुझसे पूछा था बोर्ड एग्जाम, ठीक है, कि परासरण दाब का फॉर्मूला निम्न में कौन सा सही है या कौन सा व्यंजक सही है। तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी। क्या होता है फॉर्मूला, सी आर टी। अब भाई बोले कि सी आर टी आप क्या लेते हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई परासरण दाब सी आर टी ही होता है। सी जहां आपको सांद्रता है, आर आपका जो जानते होंगे सार्वत्रिक जो नियत कांस्टेंट होता है ना, 8.314 होता है ना, जूल पर मोल केल्विन होता है, और टी आपका ताप है। तो पाई बराबर सी आर टी आपका हो गया, ये फॉर्मूला हो गया परासरण दाब का। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। अगला हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, अपेक्षिक अवनमन का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पी नॉट पी बटा में पी नॉट बराबर एन बटा एन प्लस एन बी। पीरियड तो यहाँ जो है ना, वो तो क्या है ना, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, यहाँ शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, और बी क्या आपका बाष्प दाब है विलीन का। ठीक है, और एन क्या तो एक घटक का मोलंश है, और एन मोलंश है, एन भी क्या दूसरे घटक का मोलंश है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना आप बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो इसके जगह तो आप डेल पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो 13वां नंबर क्वथनांक में अवनमन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पता क्या, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और अवनमन का मतलब हमेशा होता है घटना, घटेगा ही। ठीक है, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, सो यहाँ लग रहा है दोस्तों क्वथनांक में अवनमन नहीं होगा, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन होगा। देखिए तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ, ठीक है ना, अवनमन नहीं होता हमेशा ना, क्या होता है ना, देखिए उन्नयन पता क्या होता है, जब भी तो किसी शुद्ध विलायक में जब भी किसी विलेन में जब शुद्ध विलायक जब उसको अशुद्ध विलायक डालते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बाद क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वही क्वथनांक जो बढ़ा ना, वही क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। लेकिन वही जब क्या करते हैं ना, जब क्या जब घट जाता है, जब उसमें शुद्ध विलायक के बाष्प में अशुद्ध विलायक मिलाने पर घट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो घट जाता है ना, अवनमन मतलब घटना होता है, तो वहाँ पे हिमांक का अवनमन हो जाता है। हिमांक मतलब ठंडा फ्रीजिंग पॉइंट, और अवनमन मतलब घटना, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उन्नयन मतलब बढ़ना। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला होता तो वो याद रखिएगा, डेल टी बराबर के एफ इंटू में एम। अब ये बोले के एफ इंटू एम क्या, तो के एफ इंटू एम जो दोस्तों है ना, सॉरी यहाँ पे के एफ नहीं हो, के भी हो जाएगा। ये जो क्या है ना, क्वथनांक में उन्नयन गुणांक है, आपको किसी विलीन के लिए ना क्वथनांक उन्नयन गुणांक दे देगा, और वहां पे मोलरता, एम क्या मोलरता है, मोलरता नहीं मोलरता, तो मोलरता से गुना कर दीजिएगा ना, तो आपको आ जाएगा क्या, क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा। ठीक है, समझाया, एम क्या मोलरता है, एम ये क्या है तो मोलरता। इसका फॉर्मूला को तो आपको बुक में ऐसे लिखा, देखिए के वी बराबर, सॉरी क्या उसने के वी नहीं, डेल टीवी बराबर के वी इंटू क्या, एम को क्या लिख, एम मोलरता को क्या लिख सकते हैं बताइए, डब्ल्यू ए नहीं डब्ल्यू बी लिख दीजिए, डब्ल्यू बी हो जाएगा यहाँ पे बटा में क्या जाएगा, एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू में 100। तो यहाँ पे आपका 100 ये लिखता है, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है,
अगला 14 नंबर तो हमारा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन कैसे निकलता है? जस्ट वही आपका क्वथनांक गुणन क्या हुआ, के बी इंटू एम हो गया ना। तो क्वथनांक में आपका हिमांक में अवनमन जो निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा केएफ इंटू एम निकलेगा। केएफ क्या होता है? आपका हिमांक में अवनमन गुणांक होता है, ठीक है। गुणांक इसका आपको जो किसी भी बिलियन के लिए पार्टिकुलर बिलियन आपको दे देगा, ठीक है। तो वो आपका घबराना नहीं है। डेल टी एफ जो होगा वो आपका क्या देगा, के एफ इंटू में एम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, के एफ इंटू एम हो गया हिमांक का अवनमन। तो इस फॉर्मूला को दोस्तों इतना फॉर्मूला मैं अभी लिखा है दोस्तों। अगला जो मैं चैप्टर जो बचा हुआ है उसको भी बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो बचा हुआ फॉर्मूला उसको देखते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बचा हुआ है और हमारा केमिकल काइनेटिक्स का है। देखिए पहला बांठक गुणांक, जो बहुत सारे सवाल को एग्जाम में आता है बांठक गुणांक निकालने का, किसका बांठक गुणांक क्या होता है, ठीक है, किसका ज्यादा किसका कम होगा। तो फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। तो बांठक गुणांक तो निकलता है ना, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, इससे निकलता है, ठीक है। और इसका तो एक और फॉर्मूला आता है, सामान्य प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म बटा सामान्य अनुसंग गुणधर्म और बटा प्रेक्षित गुणधर्म, दोनों बराबर होता है। गुणधर्म अनुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है, अनुसंख्य गुणधर्म जो होता है दोस्तों मैं इसका बना दूंगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला देखिए, वो जो ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, वो उस पर आवेश पर निर्भर करता है। जिसमें ज्यादा आवेश रहता है ना चार्ज, उसका ज्यादा अनुसंग गुणधर्म होता है, ठीक है। देखिए जो अपनी क्या संख्याओं पर निर्भर करता है, ठीक है, उसको मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। बांठक गुणांक का फॉर्मूला दोस्तों मैं क्या बताऊंगा, देखिए सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा प्रेक्षित, यानी कि आपको आप प्रेक्षित किया प्रैक्टिकल में कितना निकाले हैं और ऐसे उसका कितना जनरल है, वो होता है प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान हटा भी सकते हैं, ठीक है, मैं ऐसे द्रव्यमान ही लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। सामान्य द्रव्यमान माइनस में सामान्य द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान, ठीक है। गुना मत समझिएगा, दोनों साथ ही में, ठीक है। अब बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म अब बटा में क्या जाएगा, प्रेक्षित अनुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, समझ आगे क्या हो ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आगे तो हमारा है नेक्स्ट दोस्तों अभिक्रिया का दर निकालने का फॉर्मूला, कि अभिक्रिया का दर आखिर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों अभिक्रिया का दर निकालने का तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या, जैसे दोस्तों मान लिया आपको कोई रिएक्शन दे दिया है, उसमें ए क्या कोफिशिएंट है, गुणांक है, बी भी गुणांक है, सी भी गुणांक है, स्मॉल डी गुणांक है, स्मॉल वाला गुणांक है, और ए बी सी डी क्या आपका भागने वाले पदार्थ है, ए बी आपका रिएक्टेंट है और सी डी आपका प्रोडक्ट है। तो इसका जब क्रिया करा तो निकालने का फॉर्मूला क्या आता है पता है, देखिए दोस्तों क्या फॉर्मूला आता है, क्या है दोस्तों जो अभिकारक का जो द्रव्य जो होता है, अभिकारक जो हम उसका सांद्रता को लेते हैं और उसका रेट ऑफ चेंज लेते हैं, तो वो दोस्तों क्या आता है ना, निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा निगेटिव में आएगा। देखिए मैं दोस्तों यहाँ पे लूंगा तो माइनस में 1/a, जो गुणांक दोस्तों रहेगा उसको बटा में कर दीजिएगा, 1 बटा कर दीजिएगा, तो माइनस में 1/a और यहाँ से मैं कर दूंगा dA बटा में dt, इससे इसका दर निकल जाएगा, विक्रिया का दर रेट निकल जाएगा। बराबर में माइनस में मैं 1/b कर दूंगा और यहाँ पे dB बटा में dt कर दूंगा। अब ये तो ए बी तो खत्म हो गया खिस्सा, अब सी डी का आता है, तो सी डी चूंकि उत्पाद है तो उत्पाद को पॉजिटिव में लिया जाता है, तो गुणांक तो इसका हो जाएगा 1/c और यहाँ पे dC/dt। पहले तो ये सी क्या है, ये उसका सांद्रता है, 1/स्मॉल डी हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ऐसे और स्मॉल यहाँ पे कैपिटल डी हो जाएगा बटा में dt। ये तो क्या पता है दर है, तो विक्रिया का दर ऐसे निकलता है। नहीं तो तुम्हारा प्रथम कोटि के विक्रिया का दर कैसे निकलता है, उसका तो ऐसे निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों प्रथम कोटि के विक्रिया का दर निकालने का फॉर्मूला होता है, वो तो क्या आता है 2.303 बटा में टी लॉग क्या होता है A0 बटा ए होता है, A0 बटा x बोल सकते हैं, A0 बटा x होता है, ठीक है। तो प्रथम कोटि के विक्रिया का क्या होगा दर का फॉर्मूला क्या है, k बराबर 2.303 इंटू लॉग A0 बटा ए नहीं बोल सकते, A0 बटा n बोल सकते, देखिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ, A0 बटा n, A0 क्या प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है। उसी प्रकार से तो टी हाफ निकालने का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला होता है टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बटा के होता है,
क्या था टी हाफ निकालने का, अर्ध टी हाफ का मतलब होता है अर्ध आयु, तो अर्ध आयु निकालने का तो फॉर्मूला क्या आता है 0.693 के क्या है अभिक्रिया का दर है, ठीक है। अगला तो तुम आता है आर्हेनियस समीकरण, तो आर्हेनियस समीकरण दोस्तों क्या कहता है के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस में ई ए बटा में आर इंटू टी। ये क्या दोस्तों है, ये आपका क्या दोस्तों है, ये आपका आर्हेनियस समीकरण है। के बराबर ए इंटू ई के पावर माइनस में ई बटा टी। ये क्या दोस्तों, ये दोस्तों आपका सक्रिय ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब आर जानते ही होगा आपका क्या होता है, पता क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, जो उसका मान आप लोग जानते होंगे 8.31 जूल पर मोल केल्विन होता है। टी ताप है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये आपका हो गया क्या हो गया आर्हेनियस समीकरण हो गया। अगला तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या दोस्तों, जैसे तो मोलर चालकता है तो हम लोग 100 से गुना कर देते हैं और उसमें हम लोग तुल्यांकी भाग से भागा दे देते हैं, तो वो क्या है तुल्यांकी चालकता कहलाता है। जैसे देखिए मैं क्या करूंगा, के है, के माने चालकता है और गुना में 1000, अब बटे में क्या करूँ दोस्तों, बटे में क्या करूंगा तुल्यांकी से मैं भाग देता हूँ, ठीक है। तुल्यांकी क्या नॉर्मलता से भागा दूंगा, क्योंकि तुल्यांकी जो भार होता है ना नॉर्मलता के लिए निकलता है। आप सब जानते हो नॉर्मलता में तुल्यांकी को ही देखा जाता है, इक्विवेलेंट को देखा जाता है। अगला दोस्तों हमारा है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता क्या होगा दोस्तों, के यानी कि चालकता में 1000 से गुना कर देंगे और बटा में यहाँ मैं नॉर्मलता से भागा दिया था, तो मोलर चालकता में मैं मोलरता से भागा दूंगा, मोलरता से। अगला फेराडे का प्रथम नियम, तो फेराडे का प्रथम नियम क्या कहता है पता है, भार जो होता है ना तुल्यांकी भार का समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है फेराडे के नियम से W बराबर ZIT होता है, ठीक है। कैथोड पर जो भार होता है द्रव्यमान, जो सीधे द्रव्यमान होते हैं वो ZIT के बराबर होते हैं, जहाँ Z क्या दोस्तों है, Z दोस्तों आपका है रासायनिक समतुल्यांक है, I क्या है करेंट है, T क्या आपका समय है, Z क्या तो मैं लिख देता हूँ रासायनिक समतुल्यांक, क्योंकि तो तुल्यांकी भार भागा देने से निकलता है, ठीक है। ये निकालने इसका रीजन निकालने का मेथड होता है, इससे आपको दे देगा कि कोई बिलियन में कैथोड है, तो कैथोड पर 5 सेकंड के लिए 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है और उसका जो रासायनिक तुल्यांक कितना है, तो कितना पदार्थ अवक्षेपित होगा, है ना। तो W बराबर ZIT होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे Q होना चाहिए, ठीक है, Q होगा, Q बराबर ZIT होना चाहिए, ठीक है। Q बराबर क्या होगा ZIT हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं निर्णय समीकरण। तो निर्णय समीकरण दोस्तों क्या होता है ना, निर्णय समीकरण से तुम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी जो सेल होता है बैटरी होता है उसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन सबका इलेक्ट्रॉन का सेल विभव निकालते हैं, क्या निकालते हैं सेल, बैटरी का सेल विभव निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल मानक सेल विभव माइनस में क्या होता है, माइनस में क्या होता है NF बटा क्या होता है ई सेल बराबर ई नॉट, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बटा NF, यहाँ पे लॉग लगा दीजिएगा और यहाँ पे तो क्या है ना ऑक्सीडेंट पदार्थ बटा में रिडक्टेंस। ये भाई क्या है दोस्तों, ये तो पता क्या दोस्तों, ये दोस्तों क्या करना ना, ई सेल जो होता है मानक सेल विभव निकलता है, क्या कहते हैं मानक सेल विभव में से RT बटा NF, R क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक, T टेम्परेचर है, N क्या है N आपका दोस्तों मोलक संख्या, F क्या है फैराडे नियतांक, जहां दोस्तों F का जो मान होता है वो 96,500 कूलम होता है, तो ये रख देंगे। अब ये लॉग एल मतलब लॉग होता है और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ का सांद्रता और बटा में अपकारक पदार्थ का सांद्रता को डिवाइड करके कैलकुलेशन करिएगा तो उस बैटरी का सेल विभव निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला तो तुम्हारा सेल का EMF बोले तो ई नॉट सेल, तो इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ई सेल हो जाएगा ना, इनमें से नहीं होगा ई सेल, तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.592 बटा N होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से तो क्या आ जाएगा आपका ई जो होगा ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, ई कैथोड हो जाएगा, कैथोड का मानक विभव माइनस में क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए करिए कैथोड का आ जाएगा, ये आपका एनोड का आ जाएगा। ये होता तो एक फॉर्मूला ये हो गया, तो इसका एक और फॉर्मूला तो होता है क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल कर दीजिए और माइनस में 0.0592 जो मैंने बोला था बटा में N हो जाएगा और Ln हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीडेंट बटा में क्या जाएगा आपका रिडक्टेंस हो जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, सेल का EMF निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट रेफरेंस हमारा गिब्स ऊर्जा, ठीक है। इसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, माइनस में एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है आपका नंबर रहेगा कितना है, कितना टाइम्स, और आपका एफ के एन नंबर ऐसे में मोलक संख्या होगा, ठीक है। मोलक संख्या है तो आपका एवोगाड्रो संख्या होगा। एफ दोस्तों आपका जानते हैं फैराडे नियतांक होता है, जिसका मान 96,500 आपका कूलम होता है, ठीक है। और ई नॉट सेल जो मानक भी हो अभी निकाले हैं, सेल का मानक भी हो तो ये निकल गया। तो फाइनली फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री और आपका केमिकल काइनेमेटिक्स और सोल्यूशन से जो फार्मूले बन रहे थे वो मैंने अपने हद तक बता दिया हूँ, ठीक है। तो इतना सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा ना तो बहुत आपका काम क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा रटने से कोई फायदा है नहीं, जो मैं इंपॉर्टेंट लगा था बता दिया। और इससे सवाल एग्जाम में आएंगे आपको तो बना दीजिएगा। और हाँ बस सवाल पता है दोस्तों, कभी कभी फार्मूला ही पूछ देता है तो जानेगा तो नहीं बनाइएगा, इसे याद कर लीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर से सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे मतलब पहुँचते रहे, ठीक है। तो पहले तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।